Hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to Destination Success। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है बहुत ही क्लोज है, प्री बोर्ड की डेट शीट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है और बोर्ड्स भी बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। सो हेयर आई एम विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही क्विक रिवीजन है आपके पूरे चैप्टर का और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। और एग्ज़ाम्स में भी इस वीडियो के बाहर से 98% चांसेस है कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड इसी चैप्टर को मैंने समझा भी रखा है नोट्स के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप उसको देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बेसिकली जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपका पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 है, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको दक्षिण एशिया के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनके बीच के जो युद्ध वगैरह हैं उन सब के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रिवीजन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया में शामिल कौन कौन से देश हैं। दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जा चुका है पेपर में। तो जब दक्षिण एशिया बना था, जब इसका निर्माण हुआ था, तो उस टाइम पर इसमें 6 देश शामिल थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। जितने भी आपके दक्षिण एशिया के क्षेत्र हैं सारे के सारे इसमें शामिल थे। पर बनने के कुछ साल बाद इसमें 2 देश और शामिल हो गए, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। तो जब बना था उस टाइम पर 6 देश थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। उसके कुछ साल बाद 2 देश और शामिल हो गए और अब के टाइम पे मतलब वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल हैं, पहले वाले 6 और ये वाले 2। तो ये है हमारा दक्षिण एशिया के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं दक्षिण एशिया में, उन सभी में किस तरीके की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है। तो जो भारत और श्रीलंका है उसमें लोकतंत्र है। स्टार्टिंग से ही श्रीलंका में लोकतंत्र स्थापित रहा है और भारत और श्रीलंका दोनों ही राष्ट्रों में जो लोकतंत्र है वो सक्सेसफुल हो चुका है और लागू किया जा चुका है। इसके अलावा जो नेपाल है उसमें पहले राजतंत्र था पर अब जो है वो लोकतंत्र आ चुका है। राजतंत्र क्या होता है? राजा का तंत्र, मतलब राजा जो था शासन करता था वहाँ पर अब इसको हटाकर वहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित कर चुके हैं वो लोग। नेक्स्ट आपका आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन और लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन वहाँ सिर्फ नाम का है, चलती वहाँ सिर्फ सैनिकों की है। मतलब जैसे कि आपका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान है उसमें जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान है उसकी नहीं चलेगी, जो आपका मिलिट्री का हेड होगा ना उसकी चलेगी। यहाँ पर लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, चलती किसकी है? सैनिक शासन की। पर हम बोलते हैं इसमें दोनों ही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही सैनिक शासन भी है और लोकतंत्र शासन भी है। नेक्स्ट आपका आता है भूटान। भूटान में राजतंत्र है पर राजतंत्र अब यहाँ से भी हट चुका है। अब बहुलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। मतलब ये राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए भूटान भी अब जो है नए नए कदम उठा रहा है कि किस तरीके से भूटान में भी लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। उसके बाद लास्ट आपका आता है मालदीव। मालदीव जो था 1968 तक सल्तनत था लेकिन अब वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई है। तो मतलब इन शॉर्ट सारे के सारे देश एक्सेप्ट भूटान में अभी लोकतंत्र नहीं आया है, काम चल रहा है उसमें। तो भूटान के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं सारे के सारे जो है वो लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्याएं बताइए। कि मतलब जो दक्षिण एशिया है उनमें जो देश हैं उनकी क्या क्या समस्याएं जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला आता है आपका कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र संघर्षों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर संघर्ष चलते रहते हैं, चाहे सीमा को लेकर संघर्ष हो, चाहे जल विवाद को लेकर संघर्ष हो, लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं इनमें आपस में। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, चाइना के साथ चलता है, चाइना तो खैर इसमें नहीं आता है, बट श्रीलंका, बांग्लादेश, हर किसी में खुद के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी संघर्ष जो है वो चलते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद है। बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं, किसके लिए? सीमा के लिए। उसके बाद दक्षिण एशिया के देशों के बीच नदी जल विवाद है। मतलब जो नदियाँ आ रही हैं दूसरे देश से एक दूसरे देश में, तो उसको लेकर विवाद चलते रहते हैं यहाँ पर। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जातीय संघर्ष भी देखने को मिला है। जातीय संघर्ष किसमें है? आपका श्रीलंका में है। जैसे कि आप सबको पता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष अभी भी है, जो वहाँ के तमिल और सिंगली लोग हैं उनके बीच में संघर्ष जो है वो चलता रहता है।
इसके अलावा दक्षिण एशिया संवेदनशील इलाका है, एक काफ़ी सेंसिटिव इलाका ये है। सारे के सारे देशों में आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ विवाद जो है यहाँ पर चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है आपका, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रह पाने के पीछे क्या कारण है। कि जो पाकिस्तान है उसमें अभी तक लोकतंत्र स्थायी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि पाकिस्तान में सैनिक तंत्र है, लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। तो लोकतंत्र वहाँ पर स्थायी क्यों नहीं है, फिक्स्ड क्यों नहीं रह पाया, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण आपका है कि यहाँ सेना नहीं है, सिर्फ सेना है। यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है। मतलब यहाँ पर सेना का दबदबा है, जो गुरु धर्म है इन सब का दबदबा है, और जो भूस्वामी है, भूस्वामी मतलब भूमि का जो स्वामी होता है, हेड होता है, उन सब का दबदबा है। तो जो लोकतंत्र है वो इस वजह से यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया। इसके अलावा भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण पाकिस्तान में सेना समर्थक समूह अधिक शक्तिशाली है। मतलब जो उसकी लड़ाई होती रहती है भारत के साथ पाकिस्तान की, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेना समर्थन है ना उसका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सेना का दबदबा एक तरीके से ज़्यादा है, तो जो लोकतंत्र है वो सेना की वजह से कहीं ना कहीं दब जाता है, या फिर उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। यहाँ के राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं, जैसे कि आप सबको पता है वहाँ पर राजनीतिक दल सारे के सारे भ्रष्ट हैं। लोग जो है सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, जनता का फ़ायदा नहीं सोचते हैं। लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समंजस समर्थन भी प्राप्त नहीं है। समंजस समर्थन नहीं होगा, ये समर्थन ही है खाली, थोड़ी मिस टाइपिंग यहाँ पर हो गई है। तो जो लोकतंत्र चलाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए होता है ना, वो भी पाकिस्तान के पास प्राप्त नहीं है उसको। इंडिया के पास या जो बाकी के देश हैं ना, उनके पास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका साथ जो है बाकी के देश देते हैं। जैसे कि इंडिया के साथ कौन कौन देता है, रशिया देता है, यूक्रेन भी देता है, और यूएसए भी देता है। मतलब मोस्टली जो देश हैं वो भारत का साथ देते हैं। तो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को मिल जाता है। पर पाकिस्तान के साथ कौन देगा, सिर्फ चाइना दे सकता है, और कौन दे सकता है। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान के पास कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से उसमें लोकतंत्र जो है वो स्थापित अब तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। मतलब जितने भी अब तक युद्ध हुए हैं हमें उनका वर्णन करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए हैं, कब कब हुए हैं, और किन किन बातों के ऊपर हुए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक टोटल 4 युद्ध हो चुके हैं। सबसे पहला युद्ध जो था वो 1947 से 1948 के बीच में हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर। इसका मुद्दा क्या था, कश्मीर मुद्दा। जैसे कि सबको पता है कि ये हमारा भारत का कुछ मैप है इस टाइप का, इधर की साइड आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान, और ऊपर हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर, JNK है। तो पाकिस्तान ने क्या करा था, हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने पास ज़बरदस्ती हड़प लिया था, जिसको वो POK के नाम से वहाँ पर लोग जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो कश्मीर मुद्दा था वो चला था, जिसके तहत जो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ का कश्मीर जो था वो हड़प लिया था। और आज भी जो विवाद है चलता रहता है। पाकिस्तान आज भी जो हमारे पास कश्मीर है उसको हड़पने के लिए जो नीतियाँ हैं वो बनाता रहता है। तो कश्मीर मुद्दा जो है वो अब तक जो है सुलझ नहीं पाया है। उसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1965 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। पाकिस्तान बेमतलब में आक्रमण करता ही रहता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो दूसरा युद्ध हमारा इस चीज़ के ऊपर हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था हमारा 1971 में बांग्लादेश संकट का। बांग्लादेश संकट क्या था, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की, उसमें भी ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि बांग्लादेश जो था उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है बांग्लादेश को, पुराना नाम है इसका। तो क्या था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो बांग्लादेश ने जब अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करा, तो पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया। तो बांग्लादेश ने क्या करा, भारत से मदद मांगी। जब भारत ने बांग्लादेश की मदद करी तो पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया। तो ये है हमारा बांग्लादेश संकट। तो मतलब इन शॉर्ट बांग्लादेश को बचाने के चक्कर में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। तो ये तीसरे युद्ध का वजह था। उसके बाद चौथा युद्ध था आपका 1999, जिसको हम कारगिल का युद्ध कहते हैं। कारगिल का युद्ध ये लास्ट युद्ध था। इसके बाद लड़ाइयाँ तो होती हैं पर कोई युद्ध नहीं हुआ अब तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से साल में हुआ और क्या क्या मुद्दे थे, ये मुद्दे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो है कि सिंधु जल नदी समझौता कब हुआ और किसकी सहायता से हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये 1960 में किया गया था और विश्व बैंक जो था उसकी सहायता से समझौता करा गया था। सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ती है, दोनों में ही ये नदी बहती है और इसका पानी जो है दोनों ही देशों में आता है।
तो इस जल के ऊपर जो विवाद हुआ था उसको 1960 में सुलझाया गया था और विश्व बैंक द्वारा ये सुलझाया जो था वो करवाया गया था। इस समझौते में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मतलब उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, भारत की तरफ से वो गए थे और पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान जो था वो पाकिस्तान की तरफ से गया था और दोनों ने मिलकर समझौते करे, हस्ताक्षर करे और इस समझौते को अंजाम दिया था वहाँ पर। इसके बाद से सिंधु नदी जो है उसके ऊपर कोई समझौता या उसके ऊपर कोई लड़ाई हमारे देश में अब तक नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत पाकिस्तान, ये ने नहीं है, खाली ने है, अपना परमाणु परीक्षण का कब किया और कहाँ किया। मतलब जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु युक्त देश हैं, दोनों के पास परमाणु बम है, तो भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने ही एक ही साल में अपने परमाणु परीक्षण को करा था। पहले भारत ने करा था, भारत की देखा देखी जो थी वो 1998 में ही कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी वो चीज़ कर दी थी। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया था, मतलब 1990 में वो चीज़ बनी थी और कुछ साल बाद इसका परीक्षण जो था वो किया गया था। तो भारत ने 1998 में पोखरण, राजस्थान की जगह है पोखरण, इसमें अपना परमाणु परीक्षण करा था पहली बार। और इसके बाद पाकिस्तान ने इसी के कुछ दिनों बाद 28 में 1998, मतलब इसी के कुछ दिनों बाद सेम साल में पाकिस्तान ने चगाई के पहाड़ियों में, चगाई नाम की जगह है जो बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के, वहाँ पर अपना परमाणु परीक्षण किया था, ये दिखाने के लिए कि उसके पास भी पावर है। परमाणु परीक्षण एक देश तभी करता था कि इसको बाकी के देशों को ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ इसके पास परमाणु बम है, ये भी पावरफुल है। तो जब भारत ने करा तो भारत की देखा देखी भी पाकिस्तान ने भी ये चीज़ कर ली। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको ईयर याद रखना है, कौन से ईयर में हुआ और जगह, कि भारत ने कहाँ करा, पोखरण राजस्थान में करा, और पाकिस्तान ने कहाँ करा, चगाई के पहाड़ियों में, बलूचिस्तान नाम की जगह है, वहाँ पर उसने अपना परमाणु परीक्षण करा था। क्वेश्चन आपका आता है कि भारत और पाकिस्तान में ताशकंद का समझौता कब हुआ था। तो जो ताशकंद का समझौता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। तो ये जो समझौता था ये भारत पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 में हुआ था। इस समझौते में था क्या, इस समझौते में ये बात बोली गई थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में अगर कोई भी लड़ाई होती है तो लड़ाई में हथियार का जो उपयोग है या प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा, हर एक बात को, हर एक मुद्दे को बातचीत से या फिर शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा। तो ये था आपका ताशकंद का समझौता जो 10 जनवरी 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में बताइए, कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक काफ़ी बड़े पैमाने पे है, ये अभी भी है और पहले से के टाइम से चला आ रहा है। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ पढ़ी थी। तो जो जातीय संघर्ष श्रीलंका में किस प्रकार से है, श्रीलंका में 2 तरीके की जातियाँ हैं। एक तो आपकी सिंगली, सिंगली कौन है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब जो जिनका जन्म जो है वो श्रीलंका में हुआ था, तो एक तो वो हैं। और दूसरे हैं आपके तमिल। तमिल कौन है, जो भारत से तमिलनाडु की साइड से जो लोग वहाँ पर गए थे श्रीलंका में, वो है भारतीय तमिल। तो ये जो 2 जातियाँ हैं वो श्रीलंका में उपस्थित हैं या फिर बसी हुई हैं। इन 2 जातियों के बीच में संघर्ष जो है वो चलते रहते हैं कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं सिंगली, वो कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं तो हमें रियायत मिलनी चाहिए, मतलब कुछ फ़ायदे यहाँ पर मिलने चाहिए मूल निवासी होने के नाते। जैसे कि भारत का मूल निवासी तो उसको कुछ फ़ायदे मिलते हैं कि अधिकार मिलते हैं, मानव अधिकार मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जो बाहर का देश का कोई अगर इंसान यहाँ पर आकर रहेगा तो उसके पास वो अधिकार नहीं होंगे। तो ये होते हैं कुछ अधिकार एक निवासी होने के नाते। तो जो सिंगली लोग थे श्रीलंका के, उन्होंने ये बात बोली कि क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें कुछ रियायत या फिर कुछ फ़ायदे मिलने चाहिए। और जो तमिल लोग थे उन्होंने ये बात बोली कि अब रहते तो हम भी यहाँ पर हैं तो फ़ायदे तो हमें भी मिलने चाहिए। तो इसी बात को लेकर इनके बीच में लड़ाई झगड़े जो थे वो यहाँ पर चलते रहते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय सिंगली लोग भारत में आकर बसे तमिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मतलब जो भी संख्यक समुदाय है सिंगली लोगों का, क्योंकि सिंगली लोग वहाँ के मूल निवासी हैं तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पे बड़ी पॉपुलेशन है इनकी, काफ़ी सारी जनसंख्या है इनकी। तो ये क्या करते हैं, तमिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, मतलब कोई फ़ायदा इनको नहीं दिया जाना चाहिए। तमिल के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव का एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई है। मतलब जो तमिल लोगों के प्रति जो सरकार का बर्ताव था, एक अच्छा बर्ताव था, उसके खिलाफ इन लोगों ने क्या करा, आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद करी। तो राष्ट्रवाद की भावना जो थी एक तरीके से इनमें उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, मतलब राष्ट्र मेरा है,
तो एक तरीके से जो मैं वाली फीलिंग होती है ना वो इनके अंदर आ गई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि तमिलों को हमारे देश से हटा दिया जाए या इनको कोई रियायत ना दी जाए। इसके बाद इसी सब को देखकर 1983 में क्या हुआ, एक उग्र तमिल संगठन का निर्माण किया गया जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, LTTE, लिट्टे। लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये इसकी फुल फॉर्म है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिट्टे एक तरीके का संगठन था जो 1983 में बनाया गया था श्रीलंका में तमिल लोगों के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या था कि अपने लिए एक अलग देश की मांग करना। मतलब इन लोगों ने ये बात बोली क्योंकि सिंगली लोगों ने क्या बोला कि इनको कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है तुम हमें रियायत मत दो, हमें एक अलग देश दे दो, मतलब बांग्लादेश को ही बांट दो, एक सिंगली लोगों में और एक तमिल लोगों में, तो अलग दो राष्ट्र बना दो। तो इसका उद्देश्य था ये लिट्टे का। तो ये था आपका श्रीलंका में जातीय संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष होने के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई। ये आर्थिक है, मात्रा लगानी शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इसमें, इसको स्पष्ट कीजिए। मतलब श्रीलंका में जातीय संघर्ष है, हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ ली है कि दो तरीके की जाति है, उनमें संघर्ष जो है वो चलते रहते हैं। अब इस संघर्ष के चलते हुए भी श्रीलंका ने अपनी आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार उन्नति की है, हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो हमने ये चीज़ देखी कि श्रीलंका में क्या है, एक बहुसंख्यक सिंधी समुदाय है और एक अल्पसंख्यक तमिल समुदाय है। अल्पसंख्यक मतलब एक कम संख्या में तमिल के लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या फिर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो सिंधी समुदाय है वहाँ पर उपस्थित है। पर इसके बावजूद वहाँ पर आर्थिक और अन्य क्षेत्र में उन्नति जो है वो देखी गई है। अब ये उन्नति है कैसे, किस प्रकार से की गई है कि जनसंख्या की वृद्धि पर श्रीलंका ने सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है। मतलब क्योंकि ये काफ़ी छोटा, भारत के कंपैरिजन से काफ़ी छोटा क्षेत्र है श्रीलंका का, पर इसके बावजूद उसने क्या करा है, जनसंख्या की वृद्धि पर, मतलब जनसंख्या जो बढ़ती जा रही थी उस पर उसने नियंत्रण कर लिया। और नियंत्रण के साथ साथ सबसे पहला अपना पूरे दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला उदारीकरण श्रीलंका ने किया था। उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण का मतलब होता है कि जो भी व्यापार के अंदर आपको बाधाएं आती हैं उन सब बाधाओं को हटा देना, वो आपका होता है उदारीकरण। मतलब कर जो टैक्स होता है वो हटा देना या कम कर देना, जो लाइसेंस जो होता है उन सब को हटा देना, ये आपको उदारीकरण में आ जाता है। तो श्रीलंका पहला देश था जिसने पूरे दक्षिण एशिया में सबसे पहले उदारीकरण किया था। इसके साथ साथ श्रीलंका का जो सकल घरेलू उत्पादक है वो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब दक्षिण एशिया में जितने भी क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद किसका है, आपका श्रीलंका का है। इसी के साथ साथ संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज जो है वो काफ़ी अच्छा कायम उसमें रहा है। स्टार्टिंग से ही श्रीलंका ने लोकतंत्र को स्थापित करा है और इसी को चलाए रखा है। तो ये कुछ वजह थी, कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो श्रीलंका है उसमें जातीय संघर्ष होने के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति जो है वो की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और संघर्ष के किन्हीं 3 मुद्दों को उजागर कीजिए। 3 मुद्दे मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड करे हैं क्योंकि 3 मुद्दे काफ़ी हैं। 3 मुद्दे पता होना मतलब एक आंसर आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा मुद्दे कभी पेपर में पूछता भी नहीं है, तो 3 आपको याद होने चाहिए, तो मैंने 3 ही इसमें इंक्लूड करे हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं सहयोग के मुद्दे कि भारत और बांग्लादेश में सहयोग के क्या मुद्दे हैं। सहयोग इनका है कि आपदा प्रबंध का मुद्दा, मतलब जो भी अगर आपदा आती है भारत में या फिर बांग्लादेश में, उसका प्रबंध है, जो उसका प्रबंध का मुद्दा है, इनके बीच में सहयोग इनमें रहता है। मतलब आपसी मदद ये लोग एक दूसरे की कर देते हैं। दूसरा पर्यावरण का मुद्दा, पर्यावरण मतलब जो पर्यावरण को बचाने के तरीके हैं, उसको उपयोग करने के तरीके हैं, उनमें ये जो भारत है और बांग्लादेश है दोनों आपसी सहमति जो है वो रखते हैं, आपस में सहयोग भी ये लोग कर लेते हैं। उसके बाद लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति, मतलब भारत ने और बांग्लादेश ने दोनों ने ही लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी। लुक ईस्ट या फिर एक्ट ईस्ट की नीति क्या थी, मतलब जो ईस्ट की साइड स्टेट हैं, जो पूर्व की साइड जितने भी आपके देश हैं, उन सभी देशों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करना, ये नीति जो है वो एक्ट ईस्ट या फिर लुक ईस्ट की नीति कहलाती है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों ने ही इस नीति को अपनाया था और इसमें सहयोग आपस में किया था। इसी के साथ साथ जो व्यापार का मुद्दा है वो भी, इसमें भी आपसी सहयोग ये लोग दर्शाते हैं। मुक्त व्यापार की नीति इन लोगों ने कुछ कुछ देशों के साथ करी हुई है। तो ये थे आपके कुछ सहयोग के मुद्दे। इसके बाद आते हैं आपके संघर्ष के मुद्दे कि इनके बीच संघर्ष भी रहता है कुछ कुछ चीज़ों पर। इसमें मैंने आंसर में ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो आप 3 भी याद कर सकते हो, चाहो तो सारे भी समझ सकते हो, फ़ायदा दोनों चीज़ में आपका ही है।
संघर्ष के मुद्दे क्या हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी। अब क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में ही आती है, मतलब भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है, तो इसका जो जल है इसमें जो हिस्सेदारी होती है इसको लेकर दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष जो है वो रहते हैं। भारत में अवैध अप्रवास का मुद्दा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि बांग्लादेश के कुछ लोग जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो क्या करते हैं, वो भारत में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं बिना किसी वीज़ा के, तारों के नीचे जो आप कह सकते हो ना, मतलब आतंकवाद के तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो आप, तो एक अवैध तरीके से वो लोग भारत में घुस जाते हैं। तो ये एक संघर्ष का मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन, मतलब भारत के जो विरोधी हैं, जो कट्टरपंथी इस्लाम है, मतलब जो बिल्कुल कट्टर मुसलमान हैं, कट्टर इस्लाम है, उनके बीच में समर्थन रहता है, वो भी एक तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में संघर्ष का मुद्दा है। और लास्ट आपका भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला। बांग्लादेश ने ये चीज़ डिसाइड करी है, इसकी अपनी एक नीति कह सकते हो एक तरीके से, ये है कि भारत को ये जो प्राकृतिक गैस है वो ये नहीं देगा। प्राकृतिक गैस मतलब जो भी गैस बनाई जाती है बांग्लादेश में, जो ज़रूरी होती है पर्यावरण के लिए या फिर कुछ सामान बनाने के लिए, तो बांग्लादेश ने क्या कहा है कि वो भारत को ये गैसें जो है वो नहीं देगा। तो ये भी एक तरीके से काफ़ी गंभीर मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। भारत और पाकिस्तान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। आपको इस टॉपिक की कम से कम भी 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे। तो भारत और पाकिस्तान एक ऐसा टॉपिक भी है जो आपको पता भी है थोड़ा बहुत, तो इसमें आप खुद भी बना के लिख सकते हो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद क्या क्या है? पहले तो आपका कश्मीर विवाद है। ये मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं, आपको पेपर में इसको एक्सप्लेन भी करना है नंबर को देखकर। अगर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आता हो तो आप इसको ऐसा कैसे लिख के आ सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आपका 5, 6 या 8 नंबर में आ जाता है तो इसको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो इन्हीं पॉइंट्स को। कश्मीर विवाद क्या है? हम सबको पता है पाकिस्तान के पास क्या है, POK है, हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा है जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। और ये मुद्दा आज भी चला आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान आज भी भारत के पास जो कश्मीर है उसको अवैध तरीके से हटाने की कोशिश करता रहता है। तो ये कश्मीर विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयों का मुख्य कारण है। इसी के साथ साथ जो जल नदी विवाद है, मतलब जो जल नदी ऐसी जो नदियां हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती हैं, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल नदी का समझौता जो था वो किया गया था। सिंधु जल नदी संधि जो थी वो साइन करी गई थी। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के इन्होंने साइन करा था इस संधि के ऊपर। और इसमें कहा क्या गया था कि जो पाकिस्तान है वो सिंधु नदी का जो जल है वो भारत में आने से नहीं रोकेगा, पर इसके बावजूद कुछ विवाद जो है वो अभी भी बाकी हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विवाद क्या है आपका? आतंकवाद का। कि भारत का क्या कहता है कि जो पाकिस्तान है वो जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा देता है, वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार सप्लाई करे जाते हैं और एजेंसीज़ जो हैं वहाँ वो पाकिस्तान में बनाई जाती हैं। तो आतंकवाद भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के विवाद का। इसी के साथ साथ भारत विरोधी गतिविधियाँ, मतलब भारत विरोधी गतिविधियाँ क्या होती हैं कि ISI क्या है? एक पाकिस्तान का संगठन है। जो पाकिस्तान का संगठन है ये क्या करता है कि जो भी हमारे भारत से जुड़े देश जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सब में क्या करता है ये इन सब से क्या करता है, भारत की इन्फॉर्मेशन निकालता है और फिर यहाँ से अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करता है और फिर हमले वगैरह ये करता है। तो ये क्या है? ISI जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है वो क्या करती है? भारत विरोधी गतिविधियाँ जो है वो करती रहती है। इसी के साथ साथ सक्रिक की सीमा रेखा विवाद। सक्रिक की सीमा रेखा विवाद क्या है कि ये भारत का मैप है, इस साइड गुजरात है आपका, गुजरात के साथ जो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं सक्रिक की रेखा। इस रेखा को लेकर भी काफ़ी विवाद चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इस रेखा में क्या है, कुछ संसाधन प्रेजेंट है, कुछ संसाधन उपलब्ध हैं। तो जिस साइड ये रेखा जाएगी, मतलब जिस क्षेत्र में ये रेखा होगी उसके संसाधन भी उसी क्षेत्र को उपलब्ध होंगे। तो संसाधन के लिए भी पाकिस्तान जो है वो सक्रिक रेखा की सीमा का विवाद जो है वो करता रहता है। और ये रेखा है कहाँ? गुजरात में है, रण में। रण क्या है आपका? कच्छ नाम की जगह है गुजरात में, वहाँ पर ये है। तो इस रेखा को लेकर भी विवाद जो है चलता रहता है भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मालदीव की राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
कि जो मालदीव है दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, ये भी एक, इसकी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से हमें वो बतानी है। अगर मालदीव की वर्णन करने को आता है या फिर उसकी राजनीतिक प्रणाली को वर्णन करने को आता है, आंसर आपका सेम यही रहेगा। तो मालदीव ने 1968 तक सल्तनत था, ये सल्तनत मतलब राजा के अंडर था ये, और 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ की शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। मतलब गणतंत्र बनने के बाद यहाँ अध्यक्ष बनाए गए और अध्यक्ष जो थे वो यहाँ पर शासन जो थे वो करते थे। 2005 में जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने का पक्ष में मतदान किया गया। मतलब बहुदलीय प्रणाली क्या है, एक से ज़्यादा दल जो है वो एक देश में रह सकते हैं, ये आपकी बहुदलीय प्रणाली कहलाई जाती है। तो 2005 में क्या हुआ कि इस प्रणाली को अपनाने के लिए संसद में मतदान किया गया, मतलब वोटिंग करी गई कि इस चीज़ को लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश में राजनीतिक मामलों का प्रभुत्व है, जो आपका MDP है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका दबदबा है वहाँ पर, इसका प्रभुत्व है। और 2005 में चुनाव के बाद मालदीव के लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानून मान्यता दे दी गई। मतलब जो भी विपक्षी दल थे आपके, मतलब विपक्षी दल क्या होता है, मतलब एक दल ये है जो शासन कर रहा है, इसके खिलाफ जो दल खड़ा हुआ है ये आपका विपक्षी दल कहलाता है। तो इन्होंने क्या करा, विपक्षी दल को भी एक कानूनी मान्यता दे दी कि हाँ ये विपक्षी दल भी इस देश में रह सकता है और लोगों को अपने वोट देने के लिए या फिर एक तरीके से शासन में ही आ सकता है। ये विपक्षी दल को मान्यता देना कहलाया जाता है। तो ये चीज़ कर दी गई और इसके बाद ही जो लोकतंत्र था यहाँ पर वो मजबूत हो गया। तो ये था आपका मालदीव में राजनीतिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि नेपाल में किस प्रकार से लोकतंत्र बहाल हुआ, मतलब किस तरीके से लोकतंत्र जो था उसकी शुरुआत की गई। या फिर यही क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र का बहाल हुआ, मतलब नेपाल के लोग किस प्रकार से राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ गए थे। दोनों ही केस में आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो पढ़ते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल था वो अतीत में एक हिंदू राज्य था, वहाँ पर हिंदू जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी। आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा था, मतलब पुराने ज़माने पे यहाँ पर राजतंत्र रहा था और राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन को पूरा नियंत्रण स्थापित रखा। मतलब वहाँ पर लोगों ने मांग करी कि आप यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करो और राजनीतिक दलों को चलाओ यहाँ पर राजा ने क्या करा, अपनी सेना की मदद से यहाँ पर नियंत्रण पूरा का पूरा अपना ही रखा, लोकतंत्र को आने उसने नहीं दिया। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। मतलब जब लोगों ने यह देखा कि राजा नहीं मान रहा है इस बात को, लोकतंत्र स्थापित नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा, एक समर्थन करा, मतलब आपस में मिलकर एक आंदोलन चलाया और जिसकी वजह से राजा को क्या करना पड़ा, 1990 में ये पुष्पाराज झुक गया। मतलब राजा क्या था, पहले उसने बोला कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं, मैं लोकतंत्र स्थापित नहीं करेगा, पर जब लोगों ने उसको झुकाने के लिए इतनी आंदोलन चला दिए तो 1990 में राजा जो था वो झुक गया और उसने लोकतंत्र जो था वहाँ पर स्थापित कर दिया। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष कई समस्याएं आई, क्योंकि लोकतंत्र जब नया नया स्थापित होता है तो कुछ समस्याएं वहाँ पर आती हैं। 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने के में सफल रहे। माओवादी कुछ प्रकार के लोग थे जिन्होंने क्या करा, वो अपना एक तरीके से दबदबा वहाँ पर उन्होंने अपना स्थापित करना शुरू कर दिया। राजा की सेना से माओवादी का खुला संघर्ष हुआ, मतलब माओवादी जो लोग थे उन्होंने क्या करा, दबदबा करना शुरू करा। तो राजा ने क्या करा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इन्होंने क्या करा कि राजा का संघर्ष करा, मतलब लड़ाई करी राजा के साथ भी। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थन और माओवादी के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष जो था वो जारी रहा। त्रिकोणीय संघर्ष क्या होता है, एक तरीके से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष मतलब ट्रायंगल बना रहा। एक तरफ था राजा, एक तरफ था जो माओवादी लोग थे वो थे माओवादी लोग, और एक तरफ थे लोकतंत्र को समर्थन देने वाले लोग, मतलब जो लोकतंत्र चाहते थे। तो इनके बीच में एक त्रिकोणीय जो संघर्ष था वो चलता रहा। राजा को लोग कहते थे लोकतंत्र लाओ, और राजा की लड़ाई किससे होती थी, माओवादियों से, और माओवादी किससे होती थी, राजा से, और एक तरफ से लोकतंत्र के लोगों से। क्यों? क्योंकि ये अपना दबदबा चलाता था। तो एक तरीके से त्रिकोणीय ट्रायंगल लड़ाई इनकी होती रहती थी, आपस में ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे।
2002 में राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया और इस तरह जो थोड़ा लोकतंत्र स्थापित था वो भी ख़त्म हो गया। तब पर जब राजा ने ये चीज़ करी, मतलब संसद भंग कर दिया, तो संसद समाप्त तो हो गया, पर 2006 में दोबारा से क्या हुआ, देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए। मतलब 2006 में लोगों ने दोबारा मांग करी कि आप जो है वो यहाँ पर लोकतंत्र लेकर आओ, अपना शासन ख़त्म करो। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया, संसद को दोबारा चला दिया और यह प्रदर्शन 7 दलों के गठबंधन माओवादी समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। मतलब ये जो लड़ाई की संघर्ष किया गया था 7 दलों ने मिलकर आपस में किया था। इसके बाद क्या हुआ, माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी। सशस्त्र होता है मतलब शस्त्रों के साथ, इसमें इन्होंने क्या कहा, शस्त्र छोड़ दिए और 2008 में नेपाल में राजतंत्र ख़त्म हो गया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य ये जो था वो बन गया। और इतने साल इन्होंने गणतंत्र तो स्थापित कर लिया, पर इन्हें काफ़ी साल लग गए संविधान बनाने में और उसको अपनाने में। तो 2008 में गणतंत्र हुआ और 2015 में इन्होंने अपना संविधान बनाया और उसको अपना लिया। तो इन शॉर्ट 2015 से जो एक नेपाल था वो संविधान के साथ अपना एक गणतंत्र या लोकतंत्र उसने अपना स्थापित कर लिया था। तो आपको इस क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है, सबसे पहला मैंने आपको पूरी ये स्टोरी बता दी है नेपाल की कि किस तरीके से नेपाल जो था वो एक राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आया था। आपको सेम ऐसी की ऐसी कहानी पेपर में लिख कर आनी है कि उसमें पहले राजतंत्र था, लोगों ने हड़ताल करी, आंदोलन करे और समर्थन करा, पर राजा ने क्या करा, सेना की मदद से यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित रखा। उसके बाद आया आपके माओवादी लोग ने क्या करा, अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित करा, मतलब दबदबा एक तरीके से वहाँ पर स्थापित करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक त्रिकोणीय संघर्ष चला। किस किस के बीच में, राजा के बीच में, लोकतंत्र को समर्थन देने वाले लोगों के बीच में और जो माओवादी लोग थे इनके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या चला, संघर्ष चला। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सरकार थी, जो राजा था, उसने क्या कहा, संसद को भंग कर दिया और वापस अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पर 2006 में जो लोकतंत्र को समर्थन देने वाले लोग थे उन्होंने प्रदर्शन करा, दोबारा 7 दल बनाए गए और सशस्त्र राज जो थी वो उन्होंने छोड़ दी। और इससे हुआ क्या, 2008 में नेपाल में राजतंत्र जो था वो ख़त्म हो गया और लोकतंत्र जो था वो स्थापित हो गया और संविधान कब अपनाया गया, 2015 में अपनाया गया। तो ये था आपका नेपाल की पूरी स्टोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत ने किस देश में समझौता है जिसके तहत दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। तो सिर्फ एकलौता देश है नेपाल जिसके साथ भारत की ये पॉलिसी है, ये नीति है कि बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के आप भारत से नेपाल आ सकते हो और नेपाल से भारत में आ सकते हो। कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट आपको नहीं चाहिए, आप डेली भी आ सकते हो, आप व्यापार भी उसमें कर सकते हो बिना वीज़ा पासपोर्ट के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, परंतु फिर भी जनसाधारण लोकतंत्र का समर्थन है। इस कथन की व्याख्या कीजिए कि मतलब दक्षिण एशिया जो है उसमें लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वो मिला जुला है, मतलब लोकतंत्र काफ़ी मिला जुला सारे देशों में है, उसके बावजूद जनसाधारण जो लोकतंत्र है उसका समर्थन लोगों ने यहाँ पर किया है। ऐसा क्यों है, हमें इसकी व्याख्या यहाँ पर करनी है। तो जो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र का रिकॉर्ड है ये मिला जुला रहा है, परंतु उसके बावजूद जो भी जनसाधारण लोकतंत्र है उसका समर्थन लोगों ने देशों ने आपस में एक दूसरे का करा है। ये कथन बिल्कुल सच बात है कि मतलब जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया में सभी का रिकॉर्ड मिला जुला है, उसके बावजूद इन्होंने क्या करा है, लोकतंत्र को स्थापित करने में एक दूसरे का समर्थन किया है। दक्षिण एशिया में 5 देशों में एक सर्वे कराया गया था, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी, सर्वे कराया गया। सर्वे क्या होता है कि आप किसी भी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए क्या करते हो, वहाँ पर एक मुहिम चलाते हो, एक तरीके का टेस्ट लेते हो लोगों से पूछते हो, बातचीत करते हो, तो उसको आप सर्वे कहते हो। तो एक सर्वे कराया गया। इस सर्वे में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जो थे वो शामिल हुए थे। ये 4 देश शामिल आपके सर्वे में हुए थे। इस सर्वे में हुआ क्या था, इस सर्वे में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ था। जन समर्थन मतलब सभी देशों का समर्थन जो था वो यहाँ पर प्राप्त हुआ था। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हुए हैं, मतलब काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी संवेदनशील समझौते हैं, काफ़ी संवेदनशील रिश्ते हैं मालदीव और भारत के।
1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मतलब 1988 में हुआ क्या था कि श्रीलंका से कुछ तमिल सैनिक आए थे जो किराए पे या भाड़े पे दिए गए थे। किराया भाड़े के मतलब जो आप खरीदते हो एक तरीके से, मतलब असली नहीं होते हैं। ऐसे सैनिक जो थे वो मालदीव में भेजे गए और उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया। अब तमिल कौन है? तमिल थे जो इंडिया के हैं। तमिल से आप क्या समझते हो? वो लोग जो इंडिया से वहाँ पर गए हैं। तो इसमें मालदीव ने क्या समझा कि मालदीव ने इस बात समझी कि जो श्रीलंका से लोग आए वो कौन है? वो भारत के भेजे हुए लोग हैं एक तरीके से। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई करी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में मदद की है। अब ये संबंध जो हमने पढ़े हैं कि सौहार्दपूर्ण है और गर्मजोशी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब 1988 में हमला हुआ था उस पर तमिलों का, तो इसने क्या करा था? भारत से मदद मांगी थी और भारत ने मदद इसकी करी भी थी। जो भारत की वायुसेना और नौसेना थी उसने तुरंत कार्रवाई करी, तुरंत इसकी मदद करी। और साथ ही साथ भारत ने क्या करा था कि मालदीव, क्योंकि ये काफ़ी छोटा देश है, इसको विकसित करने के लिए, इसका विकास करने के लिए और इसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इसने क्या करा? पर्यटन में मदद करी इसकी और मत्स्य उद्योग में मदद करी। मत्स्य उद्योग क्या होता है? आपको मछली पालन, इस उद्योग में इसकी मदद करी थी। तो एक तरीके से मालदीव को स्थापित करने में भारत का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो ये आपके कुछ समर्थन थे जो एक दूसरे के देश ने करे थे आपस में एक दूसरे के साथ। तो इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मैं दोबारा ये बात बोलूँगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर। और यहाँ पर भी अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर भी मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस।